चलो तो कल हमने नंबर सिस्टम का कौन सा पार्ट पढ़ा था? पार्ट 4। आज पढ़ेंगे पार्ट 5। ठीक है, तो कल हमने क्या पढ़ा था? संख्याएं। क्या पढ़ रहे थे? संख्याएं। तो हम पढ़ रहे थे संख्याएं। तो संख्याएं मैंने बताया था कितने प्रकार की? 2 प्रकार की संख्या होती हैं, 2 प्रकार की। एक कौन सी? एक वास्तविक संख्या है और एक काल्पनिक। वास्तविक कौन सी होती है? वास्तविक संख्या वो होती है जो नंबर लाइन पे दर्शाई जा सकती है। जैसे मैंने बताया 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक। फिर माइनस में चलो -1, -2, -3 अनंत तक। ये कौन सी होती हैं? ये होती हैं वास्तविक संख्याएं। और एक बताई थी मैंने काल्पनिक, इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक मतलब जिसकी केवल कल्पना की जा सके, जो हमारे मैथ में जिसका यूज नहीं होता, केवल क्या करते हैं हम? कल्पना कर सकते हो, तुम इमेज कर सकते हो। तो मैंने काल्पनिक कौन सी बताई थी? अंडर रूट के अंदर -2, अंडर रूट के अंदर -3, -1। किससे दर्शाते हैं? आयोटा से दर्शाते हैं, आई से। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने काल्पनिक तो हमको पढ़ना नहीं है क्योंकि उसका यूज ही नहीं है। हमने पढ़ी क्या? वास्तविक। तो मैंने बोला वास्तविक के अंदर भी बहुत संख्याएं हैं, बहुत नंबर है। तो पहले हमने क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट हो जाए, 1, 2, 3, 4 अनंत तक, वो होता है क्या? नेचुरल नंबर। फिर पढ़ा क्या? होल नंबर, पूर्ण संख्या। जो 0 से स्टार्ट हो जाए उसे क्या बोलेंगे? होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या। 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक। इतना आ गया। अब पढ़ेंगे हम भाज्य संख्या। कौन सी? भाज्य, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर। तो देखो हमें क्या समझना? भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर। अब देखना भाज्य संख्या क्या होती है, बताओ क्या होती है भाज्य संख्या? तो भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो क्या होती है? भाज्य संख्या। मतलब भाज्य संख्या यदि किसी भी संख्या के अगर 2 से अधिक, 2 भी नहीं होने चाहिए, कितने होने चाहिए? 2 से अधिक गुणनखंड हो, फैक्टर हो, तो उसे ही बोलेंगे क्या? भाज्य संख्या। जैसे मैंने कहा 4, कितना? अब बताओ 4 के कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से गुणनखंड हैं? देखो 1 है, मतलब 1 से भाग जा रहा है इसमें, और 2 है, और 4 भी है। क्या है? 4। तो देखो 2 से अधिक हो गए गुणनखंड, 2 से अधिक हो गए तो 4 क्या है? 4 एक भाज्य संख्या है। जैसे मैंने बोला 9, क्या 9 भाज्य संख्या है? तो इसके कौन कौन से हो जाएंगे? देखो एक तो हो जाएगा 1, एक 3 और एक 9 हो जाएगा। तो ये भी कौन सी हो गई? भाज्य संख्या हो गई। क्या 10 है? क्या 10 भाज्य संख्या है? कौन कौन से हो जाएंगे इसके? एक तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 10। 2 से अधिक हो गए। हमें जहां भी 2 से अधिक गुणनखंड दिख जाए तो समझ लेना वो कौन सी है? वो भाज्य संख्या है। क्या 7 हो जाएगा? हो जाएगा क्या? तो 7 के कौन कौन से हैं? 1 और 1 7, बस 2 ही है। मैंने क्या बोला? 2 से अधिक होना चाहिए। जहां भी 2 से अधिक गुणनखंड हो गए तो वो भाज्य संख्या होगी। तो ये 7 भाज्य नहीं होगी। तो ये हमारी कौन सी हो गई? भाज्य संख्या। लिख लो इसको, ये भाज्य संख्या की लिख लेना। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्या वह संख्या होती है, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। इस भाज्य का एक और नाम होता है, इसका क्या होता है एक और नाम? यौगिक। क्या होता है? यौगिक संख्या। तो एक और नाम होता है इसका भाज्य या यौगिक। लिख लिया? संख्याएं
अब पढ़ेंगे कौन सी? आवाज संख्याएं। तो अभी हमने कौन सी पढ़ी? भाज, मतलब जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो वो कौन सी होगी? भाज। और जिसके केवल दो ही हो, क्या हो? केवल दो ही गुणनखंडों वो हो जाएगी अभाज्य, मतलब प्राइम नंबर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। तो लिख लेना, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। लिख लिया? अब देखना कितने फैक्टर होना चाहिए? ना दो से ज्यादा ना दो से कम। जैसे मैंने बोला दो, क्या बोला? दो। तो बताओ दो के कितने फैक्टर? एक और, देखो एक और दो, तो ये कौन सी हो गई? आवाज हो गई ना। जैसे मैंने बोला तीन, कितने होती हैं? एक तो एक से भाग जाएगा और एक तीन से। तो वह संख्या जो 100 से कट जाए और एक किसी अन्य से कट जाए। अब कौन सी? पांच, पांच के एक और पांच, दो ही है। अब कौन सी? सात, एक है और सात है, बस दो है, दो से ज्यादा नहीं है ना, ना दो से कम हो ना दो से ज्यादा हो, तो वो कौन सी हो जाएगी? वो अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसको अभाज्य भी बोलते हैं और इसको एक और नाम है इसका रूढ़। क्या नाम है? रूढ़ संख्या। और एक नाम और है अग्र। रूढ़ और अग्र, ये दो नाम और लिख लेना इसके। अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? रूढ़ और अग्र। अब इसमें मैं बोलूंगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो क्या बताओगे? बताओ, अब इसको ही बताओ। पहले इसको मिटा देते हैं। मैं बोलूं कि बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो क्या बोलोगे आप? दो, क्योंकि दो होती है, बताना, एक नहीं हो सकती है। मैंने ये बोला है कि जिसके दो फैक्टर वो अभाज्य, जिसके दो से अधिक वो भाज्य, और जिसके दो से कम होंगे तो वो ना भाज्य है और ना। जैसे मैंने कहा एक, क्या कहा? एक। तो देखो एक में किससे भाग जाएगा? केवल एक से ही, बस एक ही रह गया। दो फैक्टर नहीं है ना इसके, नहीं है। दो हो जाते तो हो जाती अभाज्य। ये बीच का, ये ना भाज्य है ना अभाज्य, इसलिए गलती नहीं करना है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, तो क्या लगाने? हमें दो लगाने। ठीक है, एक नहीं लगाने। एक ना भाज्य होती है ना अभाज्य होती है। ये सबसे छोटी भाज्य के अभाज्य, सबसे छोटी भाज्य होती है चार और सबसे छोटी अभाज्य होती है दो। ठीक है, ये लिख लेना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है दो और सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है चार। और एक ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है। एक संख्या वह होती है ना भाज्य ना अभाज्य। सहअभाज्य, सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य कौन सी होती हैं? तो देखो सहअभाज्य वे संख्याएं, लिख लेना, सहअभाज्य वे संख्याएं, ऐसा लिखना, सहअभाज्य वे प्राकृतिक संख्याएं, वे दो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। सहअभाज्य वे दो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। सहअभाज्य वे दो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिसका HCF, जिसका HCF महत्तम समवर्तक, जिसका HCF वन हो, जिसका HCF वन हो। HCF क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। जिसका दो संख्या देंगे, दो संख्याओं का HCF वन हो गया तो वे कौन सी हो जाएंगी? वे सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। को प्राइम नंबर, हाँ को प्राइम नंबर, हाँ को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या। संख्या कितनी होना चाहिए? दो। और HCF कितना होना चाहिए? वन। तो वो कौन सी हो जाएंगी? जैसे मैंने कहा तीन और पांच, क्या ये सहअभाज्य हैं?
बताओ हैं क्या नहीं है? हैं, क्योंकि देखो कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालती हैं, ऐसे भाग देती हैं, ऐसे ही देती है ना। तो एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन हो, मतलब दोनों में जिसका भाग चला जाए। तो दोनों में किसका भाग जा रहा है? एक का ही जा रहा है ना, और किसी का तो नहीं जा रहा। तो एक का भाग जाएगा, तो ये जाएगा 3, ये जाएगा 5, तो ये निकल के आता है। ये क्या होता है? ये एचसीएफ। बताओ एचसीएफ कितना है? एक है ना। तो देखो यही बता दो, एचसीएफ एक हो तो वो सहअवाज्य हो जाएगी, को काम हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 13 और 15, बताओ क्या सहअवाज्य है कि नहीं है? है, क्योंकि किससे भाग जाएगा इसमें? एक से, और किसी से नहीं जा रहा, एक से जाएगा। ये 13, ये 15, तो एचसीएफ क्या हो गया इसका? एक हो गया। जिसका एचसीएफ एक आएगा वो कौन सी होगी? सहअवाज्य संख्या। अब इसका बताना, मैंने कहा 2 और 4 क्या ये सहअवाज्य है? नहीं है ना, क्योंकि इसमें किससे भाग जाएगा? 2 से चला, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो एचसीएफ कितना आ रहा है इसका? 2, तो इसलिए ये सहअवाज्य नहीं है। समझ आ गया? तो ये सहअवाज्य नहीं है। मैंने बोला 17 और 19, क्या ये सहअवाज्य है? क्योंकि इससे किससे भाग जा रहा है इसमें? एक से, तो एक से हम भाग देंगे तो ये आएगा 17, ये आएगा 19, तो एचसीएफ कितना आ गया? एक। तो एचसीएफ एक जिसका आता है वो कौन सी होती है? सहअवाज्य संख्या। समझ गए सहअवाज्य के बारे में? परिमेय, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, रेशनल, हाँ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। तो देखो लिख लो, परिमेय संख्या वह संख्या होती है, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जाता है, जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जाता है, जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जाता है, जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जाता है। और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0, मतलब Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या वह होती है जिसे हम किस में लिख सकते हैं? P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो वो हो जाएगी कौन सी? और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। देखो 0 क्यों नहीं, ये समझा देता हूं 0 क्यों नहीं। यदि आप 0 में किसी से भाग दोगे तो क्या आता है? 0 आएगा। लेकिन यदि आप 0 से भाग दोगे, किससे? 0 से, तो क्या आएगा? क्या आएगा? तो आएगी इनफिनिटी, मतलब देख लिया था 1/में 0 इनफिनिटी, तो ये नहीं होगी क्या? परिमेय। अब मैंने बताया था जैसे 0.5, क्या ये परिमेय होगी? परिमेय होगी क्या नहीं होगी? होगी, क्योंकि ये पॉइंट हट जाएगा तो नीचे 10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ये देखो P बटे Q के रूप में हो गई, होगी ना P बटे Q के रूप में। 0.35, क्या ये परिमेय है? बताओ परिमेय है क्या नहीं है? है, क्योंकि देखो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 0, काट दो, 5 7 35, 5 2, ये आ गया, ये P बटे Q के रूप में आ गया, तो ये भी परिमेय है। समझ गए? अब मैं एक बात और बोलूं, जैसे पाई जानते हो, पाई, पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। तो बताओ ये परिमेय है? तो ये परिमेय है, क्योंकि ये P बटे Q के रूप में मिलेगी। लेकिन जो पाई होती है, अगर पाई है तो वो परिमेय नहीं होगी, वो अपरिमेय में पहुंच जाएगी, इनरेशनल। हाँ, ये एक और कितना रहता है? 3.14, ये भी रहता है, इसका रहता है ना। ठीक है, तो ये भी किस में आ जाएगा? परिमेय में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो पाई किस में आ जाएगी? अपरिमेय में। तो ये परिमेय समझ में आ गया। तो परिमेय क्या होता है? जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या होता है? परिमेय, मतलब रेशनल नंबर। तो लिख लो, परिमेय है ना, ये P हो गया और ये Q हो गया। P बटा Q के रूप में हमने लिख दिया ना, ये परिमेय।
हाँ, जो बटे में हम लिख सकते हैं जिसे, उसे हम परिमेय बोलेंगे। जैसे मैंने अभी बोला 5, क्या परिमेय है ना, क्योंकि इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो ये देखो P बटा Q के रूप में हो गई, तो ये परिमेय है। ठीक है, लिख लो। नहीं, 0 परिमेय है ना, अभी हाल तो बताओ। ये 0 परिमेय है। 0 क्या है, क्योंकि ये इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो ये देखो P बटा Q के रूप में होगा। लेकिन 0 नीचे नहीं आना चाहिए। कहां नहीं आना चाहिए, नीचे। नीचे 0 आ गई तो वो परिमेय नहीं होगी। लगा दें, हाँ लगा दें, वही अपरिमेय संख्या, इनरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो बोले, तो अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है, अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है, अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। मतलब हम जिसे क्या नहीं लिख सकते, P बटे Q के रूप में नहीं लिखेंगे, तो वो हो जाएगी क्या, अपरिमेय। ठीक है, जैसे मैंने बोला √7, बताओ, तो ये कौन सी है, अपन, क्योंकि ये बाहर नहीं निकलेगा, बाहर नहीं निकलेगा। जब तक बाहर नहीं निकलता, जब तक हम नीचे 1 नहीं लिख सकते। जैसे ही बाहर निकल जाता ये, तो हम उसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 नहीं लिख सकते। बाहर कैसे, ये 7 का निकलेगा ही नहीं बाहर। ये पूर्ण मतलब जो वर्गमूल हो जिसका, जैसे हमने बोला √ के अंदर 9, तो ये किसका होता है, 3। ये 3 निकल गया ना, तो इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 बटा 1 लिख सकते हैं। तो ये परिमेय में आ गया ना। लेकिन ये 7 बाहर नहीं निकलेगा। जैसे मैंने बोला √2 क्या परिमेय है, क्या अपरिमेय, अपरिमेय, क्योंकि ये भी बाहर नहीं निकलेगा। जैसे मैंने बोला √5, अपरिमेय का परिमेय, अपरिमेय, क्योंकि ये भी बाहर नहीं निकलेगा। मैंने बोला √25, परिमेय क्या परिमेय, परिमेय, क्योंकि ये बाहर निकल गया, तो ये 5 आ गया, नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय हो गया। मैंने बोला √17, परिमेय क्या परिमेय, अपरिमेय, क्योंकि ये बाहर नहीं निकलेगा 17, तो ये हो जाएगा अपरिमेय। और अभी मैंने एक और बताया था पाई, क्या बताया था, ये भी अपरिमेय में आया। किस में आएगा, अपरिमेय में आएगा। साइन की रूप, ये साइन है, साइन आएगा अपरिमेय में, और इसका मान आएगा, ये याद रखना, क्वेश्चन आता है इससे, उसमें बोलते हैं परिमेय संख्या बताओ। ठीक है, तो ये तो अपरिमेय में रहेगा पाई, साइन, और इसका जो मान रहेगा वो किस में आएगा, वो परिमेय में आएगा। समझ में आ गया, कौन सी, सम, इवन नंबर। सम संख्याएं, सम संख्याएं, सम संख्या क्या होती है, क्या होती है, तो लिख लो, ऐसे लिखो, लिखो, सम संख्या वह संख्या होती है, सम संख्या वह संख्या होती है, सम संख्या वह संख्या होती है जो दो से पूर्णता विभाज्य हो जाए, जो 2 से पूर्णता विभाज्य हो जाए, जो 2 से पूर्णता डिवाइडेड हो जाए, मतलब जो भी संख्या 2 से डिवाइड हो गई, समझ लो वो इवन सम है। ठीक है, मैंने बोला पहले 2 क्या है, सम। मैंने बोला फिर 4, फिर बोला क्या, फिर 12, सब 2 से हो रही है। क्या 3 हो रही है 2 से, तो ये नहीं होगी सम। क्या 5 हो रही है, ये भी नहीं होगी। क्या 7 हो रही है, ये भी नहीं। ठीक है, सम संख्या क्या होती है, 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए तो वह सम संख्या कहलाती है।
समझ आ गया। लेकिन बच कौन गई जन्म इसमें से, जो बच गई वो तो हो जाएंगे विषम, लेकिन एक जीरो बचेगी। क्या बचेगी? जीरो। तो जीरो भी हम सम में ही लेते हैं। नहीं, फिर भी हमें सम में ही लेना पड़ता है जीरो, क्योंकि जीरो हम किसी के पास पीछे लगा दो ना तो वो 2 से डिवाइड हो जाती है ना। जैसे मैंने 3 के पीछे जीरो लगा दिया, हो गई ना डिवाइड। मैंने 5 के पीछे 5 नहीं हो रहा वैसे, लेकिन जीरो लगा दी तो हो गई ना डिवाइड। इसलिए जीरो भी क्या आती है? सम में आती है। ठीक है, ये भी याद रखना। इसमें बोलूं सबसे छोटी सम संख्या जीरो, जीरो ना हो तो फिर 2 है। ठीक है, लिख लो सम संख्या को, इसमें लगा दो विषम, विषम संख्या, विषम संख्या है। तो विषम संख्या क्या होती है? तो लिख लो, विषम संख्या वह संख्या होती है, विषम संख्या वह संख्या होती है, विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती, जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती, जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती। ओड नंबर, ओड। जैसे 2 से जो संख्या विभाज्य ना हो तो वो कौन सी होगी? विषम। जैसे 1 3 है, क्या 2 से विभाज्य हो रही है? नहीं हो रही। 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। ठीक है, अब बढ़ती जाएगी आगे। तो ये कौन सी हो गई? ये हो गई हमारी विषम संख्या। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। इंटीजर नंबर। अब देखना पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक संख्या होती है ना, इसके अंदर सब आ जाती हैं। जितनी अपन ने अभी संख्या पढ़ ली ना, इसके अंदर सारी आ जाएंगी। तो पूर्णांक होती हैं तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। एक तो होती है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होती हैं? ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स। एक होता है शून्य। क्या होता है? शून्य। और एक होता है धनात्मक। धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देखो पूर्णांक कितने प्रकार के? पूर्णांक के अंदर 3 आ जाती हैं। ऋणात्मक नेगेटिव इंटीजर्स, एक शून्य, मतलब शून्य के अंदर 0 आ जाएगी। ठीक है, और एक आ जाएगी धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो इधर शून्य में तो शून्य आ गई ना। अब देखो ऋणात्मक जाएंगे, ऋणात्मक मतलब माइनस में जाएंगे। तो माइनस इधर कितना जाएंगे? -1, -2, -3, -4। कहां तक? इनफिनिटी, अनंत तक। ऐसे ये धनात्मक है, मतलब प्लस लग जाएगा। तो 0 से कहां तक? +1, 2, 3, 4। कहां तक? अनंत तक जाएंगे। मतलब ऋणात्मक माइनस में जाएंगे, और बीच में क्या रहेगा? शून्य, और इधर जाएंगे प्लस में। मैंने बोला कि -2 क्या है? तो आप बोलोगे ऋणात्मक पूर्णांक है। मैंने बोला 5 क्या है? तो धनात्मक, और शून्य बीच में आ जाएगा। शून्य से माइनस में जाएंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य से प्लस में जाएंगे तो धनात्मक पूर्णांक। समझ गए? तो ये हमारे क्या होगा? ये पूर्णांक हो, क्या हो गया? पूर्णांक। दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं मतलब डेसिमल। क्या होती है? इन्हें हम बांटते हैं डेसिमल को 2 भाग में। कितने भाग में? 2। एक तो होता है हमारा शांत। क्या होता है? शांत दशमलव। और एक होता है हमारा अशांत। क्या होता है? अशांत दशमलव।
तो डेसिमल दशमलव कितने भाग में? 2। शांत दशमलव और अशांत। शांत का मतलब जो शांत हो जाए, मतलब रुक जाए, वो वाला शांत मत समझना, मतलब कहीं जा रहे हैं तो वहीं पे रुक जाए तो वो हो जाएगा शांत। अशांत मतलब रुके ही ना, चलता ही जा रहा है तो वो हो जाएगा अशांत। तो कितने प्रकार के? 2, शांत और अशांत। ठीक है, अब देखेंगे हम शांत दशमलव। तो जानते ही हो, जैसे मैंने कहा शांत में 0.5, तो पॉइंट लग गया तो दशमलव तो दिख ही गया, लेकिन ये रुक गया, आगे नहीं बढ़ा ना, रुक गया तो ये शांत हो गया। हो गया ना शांत। मैंने बोला 0.75, पॉइंट लगाया तो दशमलव तो दिख ही गया कि दशमलव है, लेकिन रुक गया, यहीं रुक गया, तो ये क्या हो गया? शांत। मैंने बोला 0.35921, ये क्या हो गया? लगा दी, शांत हो गया ना, रुक गया तो ये भी शांत हो गया, आगे नहीं बढ़ा ना, और क्या बढ़ गया? हाँ, अभी कहाँ जा रहा है? अनंत तक नहीं जा रहा है ना, अपन ने रुक दिया, इसने बोले मैं यहीं रुक गया, रुक गया तो कौन सा? शांत। शांत समझ गए। अब अशांत और देख लो। अशांत मतलब रुके ना, जैसे इसने कहा मैं तो जाऊंगा, 2.55555 अनंत जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, नहीं रुक रहा है ना, तो ये नहीं रुका, ये हो जाएगा अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। अब इसमें भी एक हो जाएगा 3.25932921, ऐसे कहाँ? अनंत तक, ये भी हो गया अशांत। और देखना, इस अशांत को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। कितने भाग में? 2। एक तो हो जाएगा रिपीटेड और एक नॉन रिपीटेड। एक नॉन रिपीटेड किसका? सब होता है, पढ़ेंगे सब होगा। देखो इधर अशांत को हमने कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में बांटेंगे। एक तो हो जाएगा रिपीटेड। क्या हो जाएगा? रिपीटेड। और एक हो जाएगा नॉन रिपीटेड। एक रिपीटेड, एक नॉन रिपीटेड। ठीक है, रिपीटेड मतलब कोई भी अंक बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे मैंने कहा अभी 3.555 बार बार हो रहा है ना, तो ये रिपीटेड। किसी भी अंक की बार बार आवृत्ति हो रही है तो वो रिपीटेड, मतलब आवर्ती दशमलव, आवर्ती अशांत दशमलव। और किसी की नॉन रिपीट मतलब जो अनावर्ती, मतलब इसकी आवृत्ति ना हो रही हो, वो नॉन रिपीटेड। जैसे मैंने कहा 3 2 5 7 8 3 2 1 4, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है ना अंक, रिपीट नहीं हो रहा तो ये नॉन रिपीटेड, और रिपीट हो रहा है तो ये रिपीटेड में आ जाएगा। तो ये दोनों किस में आ जाएंगे? अशांत में। अशांत तो है क्योंकि रुक नहीं रहे, अनंत तक जा रहा है ना, ये भी अनंत तक ही जाएगा, रुक नहीं रहे, लेकिन इसमें रिपीटेड हो रहा है अंक, उसमें नॉन। इसमें देखो 5 5 5 बार बार आ रहा है ना, इसमें नहीं आ रहा, इसमें 2 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 7, फिर 8, अंक बदल बदल के आ रहे हैं, इसलिए रिपीटेड नहीं हो रहा है, ये रिपीटेड हो रहा है। तो ये हो गई अशांत दशमलव। तो टोटल हो गई जी दशमलव। कितना समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारे पूरे संख्याएं। क्या हो गई? संख्याएं। अब इसके बारे में, इसका अगला पार्ट हम कल पढ़ेंगे। इकाई का अंक स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? यूनिट डिजिट।